नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल हिंदी साहित्य क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के पिछले 3 भागों के माध्यम से हमने कविता क्या है निबंध के 60 प्रश्न देख लिए थे। इन वीडियोज का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां से ये वीडियो देख सकते हैं। और आज की इस वीडियो में हम कविता क्या है निबंध से संबंधित 25 प्रश्न और देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। 61वां प्रश्न देखिए। मनुष्य के कुछ कर्मों में जिस प्रकार दिव्य सौंदर्य और माधुर्य होता है, उसी प्रकार कुछ कर्मों में भीषण कुरूपता और भद्दापन होता है। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश से लिया गया है? विकल्प देखिए। ए सौंदर्य, बी मनुष्यता की उच्च भूमि, सी भावना और कल्पना, या फिर डी मनोरंजन। तो यहां सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी मनोरंजन। उक्त कथन मनोरंजन अंश से लिया गया है। 65वां प्रश्न देखिए। इनमें से असंगत कथन कौन सा है? कथन देख लेते हैं। ए सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु है, मन के भीतर की वस्तु नहीं है। बी जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। सी जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। या फिर डी हमें तो केवल यही कहना है कि हमें अपने मन का और अपनी सत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है। इन चारों कथनों में से आपको असंगत कथन का चयन करके बताना है, और ये वाला प्रश्न सौंदर्य नामक उपखंड से लिया गया है। आपको अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो आप इस खंड में जाकर इस प्रश्न से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर असंगत कथन होगा वो होगा विकल्प ए सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु है, मन के भीतर की वस्तु नहीं। ये वाला कथन असंगत कथन होगा, क्योंकि यहाँ जो सही कथन है वो है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। ये वाला कथन सही होगा, परंतु यहाँ जो कथन दिया हुआ है वो विकल्प ए में वो गलत कथन होगा। प्रश्न संख्या 63। कविता क्या है निबंध के अनुसार सौंदर्य के संदर्भ में संगत कथन का चयन कीजिए। तो आइए कथन देख लेते हैं। पहला कथन है सौंदर्य बाहर की कोई वस्तु नहीं है, मन के भीतर की वस्तु है। 2 जैसे वीर कर्म से पृथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं, वैसे ही सुंदर वस्तु से पृथक सौंदर्य कोई पदार्थ नहीं। तीसरा कथन है जिस वस्तु के प्रत्यक्ष ज्ञान या भावना से तदाकार परिणति जितनी ही अधिक होगी, उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुंदर कही जाएगी। और चौथा कथन है मनुष्यता की सामान्य भूमि पर पहुंची हुई संसार की सभी जातियों में सौंदर्य के सामान्य आदर्श प्रतिष्ठित है। इन चारों कथनों में से आपको नीचे दिए गए विकल्पों के आधार पर संगत कथन का चयन करना है। तो विकल्प ए में है पहला, दूसरा, तीसरा कथन संगत होगा। बी के अनुसार पहला, दूसरा और चौथा कथन संगत होगा। सी के अनुसार दूसरा, तीसरा, चौथा कथन संगत होगा। या फिर डी सभी कथन अर्थात पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कथन संगत होंगे। तो आपको सही जवाब बताना है, और यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प डी। यहाँ पर दिए गए चारों कथन संगत है, 1, 2, 3 और 4, चारों के चारों कथन संगत है। 64वां प्रश्न है निबंध के अनुसार सौंदर्य के संबंध में कौन सा कथन संगत है? दोस्तों, आजकल प्रतियोगी परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न बहुत पूछे जा रहे हैं, तो आप इन प्रश्नों की अच्छी से तैयारी जरूर करें। तो आइए कथन देख लेते हैं। पहला कथन है कविता केवल वस्तुओं के ही रंग रूप के सौंदर्य की छटा नहीं दिखाती, प्रत्युत कर्म और मनोवृत्ति के सौंदर्य के भी अत्यंत मार्मिक दृश्य सामने रखती है। दूसरा कथन है जो कविता रमणी के रूप माधुरी से हमें तृप्त करती है, वहीं उसकी अंतर्वृत्ति की सुंदरता का आभास देखकर हमें मुग्ध करती है। तीसरा कथन है जिसे धार्मिक शुभ या मंगल कहता है, कवि उसके सौंदर्य पर आप ही मुग्ध रहता है, दूसरों को भी मुग्ध करता है।
और चौथा कथन है कवि उधर देखता है जिधर सौंदर्य दिखाई पड़ता है। तो आपको इन चारों कथनों में से संगत कथन का चयन करना है। तो विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए सभी कथन संगत है। विकल्प बी पहला दूसरा तीसरा कथन संगत है। विकल्प सी पहला और दूसरा कथन संगत है। या फिर डी दूसरा तीसरा चौथा कथन संगत है। तो आपको सही जवाब बताना है और यहाँ पर सही जवाब होगा विकल्प ए पहला दूसरा तीसरा चौथा अर्थात सभी कथन संगत है। 65वां प्रश्न देख लेते हैं। काव्य के दो पक्ष कौन कौन से बताए गए हैं? विकल्प देख लेते हैं। ए भला बुरा, बी शुभ अशुभ, सी सुंदर कुरूप या फिर डी मंगल अमंगल। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प सी सुंदर कुरूप। काव्य के दो ही पक्ष बताए गए हैं, वो है सुंदर और कुरूप। प्रश्न संख्या 66। यह एक बहुत ही व्यापक कला है, यह कथन किस के संदर्भ में है? तो आपको सही जवाब देना है। विकल्प देख लेते हैं। ए काव्य, बी नाद सौंदर्य, सी रस, डी अलंकार। तो यहाँ सही जवाब हो जाएगा विकल्प ए काव्य। यह एक बहुत ही व्यापक कला है, अर्थात काव्य एक बहुत ही व्यापक कला है। प्रश्न संख्या 67। रिक्त स्थान मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? विकल्प है। ए कविता, बी चमत्कार, सी अलंकार या फिर डी भाषा। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी चमत्कार। चमत्कार मनोरंजन की सामग्री है, इसमें संदेह नहीं। इस तरह से ये पूरा वाक्य हो जाएगा। प्रश्न संख्या 68। बहुत से लोग काव्य और सूक्ति को एक ही समझा करते हैं, यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंग से लिया गया है? विकल्प देख लेते हैं। ए भावना और कल्पना, बी मनुष्यता की उच्चभूमि, सी कविता पर अत्याचार या फिर डी चमत्कारवाद। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी चमत्कारवाद। दोस्तों प्रश्न संख्या 67 से आगे वाले प्रश्न चमत्कारवाद नामक उपखंड से लिए गए हैं। प्रश्न संख्या 69। किसके द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रकार का विधान प्राय सभी देशों के कवि कर्मों में पाया जाता है? विकल्प है। ए लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा, बी अभिधा शब्द शक्ति के द्वारा, सी व्यंजना शब्द शक्ति के द्वारा या फिर डी उक्त सभी के द्वारा। तो सही जवाब होगा विकल्प ए लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा। लक्षणा शब्द शक्ति के द्वारा स्पष्ट और सजीव आकार प्रकार का विधान प्राय सभी देशों के कवि कर्मों में पाया जाता है। प्रश्न संख्या 70 देख लेते हैं। चमत्कारवाद के संबंध में शुक्ल जी का असत्य कथन कौन सा है? आइए विकल्प देख लेते हैं। ए चमत्कार से हमारा अभिप्राय प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या विलक्षण से है। बी चमत्कार से हमारा तात्पर्य उक्ति के चमत्कार से है। सी चमत्कार के अंतर्गत वर्ण विन्यास की विशेषता, शब्दों की वक्रता यानी वक्रोक्ति या वचन भंगी आदि आते हैं। या फिर डी चमत्कार के अंतर्गत अप्रस्तुत वस्तुओं का अद्भुतत्व या प्रस्तुत वस्तु के साथ उनके सादृश्य या संबंध की अनहोनी या दुरारूढ़ कल्पना आती है। तो यहाँ जो असंगत कथन होगा, असत्य कथन होगा, वो हो जाएगा विकल्प ए चमत्कार से हमारा अभिप्राय प्रस्तुत वस्तु के अद्भुतत्व या विलक्षण से है। यहाँ प्रस्तुत वस्तु की जगह आएगा अप्रस्तुत वस्तु। प्रश्न संख्या 71 देखते हैं। शुक्ल जी ने विलायती वक्रोक्तिवाद में किसकी प्रधानता मानी है? विकल्प के आधार पर आपको अपना जवाब बताना है। विकल्प है। ए लक्षणा, बी व्यंजना, सी अलंकार या फिर डी रस। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए लक्षणा। शुक्ल जी ने विलायती वक्रोक्तिवाद में लक्षणा शब्द शक्ति की प्रधानता मानी है। प्रश्न संख्या 72। चमत्कारवाद उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने वक्रोक्ति के संबंध में सूरदास जी के किस ग्रंथ का उल्लेख किया है? विकल्प है। ए सूरसागर, बी विनय पत्रिका, सी भ्रमर गीत या फिर डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी भ्रमर गीत। चमत्कारवाद उपशीर्षक के अंतर्गत शुक्ल जी ने वक्रोक्ति के संबंध में सूरदास के भ्रमर गीत नामक ग्रंथ का उल्लेख किया है। प्रश्न संख्या 73। अगोचर बातों या भावनाओं को स्थूल गोचर रूप में मूर्ति विधान के लिए कविता कौन सी शब्द शक्ति उपयोग में लेती है? विकल्प देख लेते हैं। ए अभिधा, बी लक्षणा, सी व्यंजना या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी लक्षणा शब्द शक्ति। अगोचर बातों या
भावनाओं को स्थूल गोचर रूप में मूर्त विधान के लिए कविता लक्षणा शब्द शक्ति उपयोग में लेती है। प्रश्न संख्या 74, कविता में लक्षणा शब्द शक्ति के महत्व को स्पष्ट करते हुए शुक्ल जी ने कौन सा उदाहरण प्रस्तुत नहीं किया है? प्रश्न में नहीं पूछा है, इसलिए विकल्पों का चयन करते समय सावधानी रखें। आइए विकल्प देख लेते हैं। ए, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी। बी, चुनरी चारू चुईसी परे। सी, बनन में बागन में बगरो बसंत है, ये पद्माकर की रचना है। डी, सो कहा कहो वीर विपत्ति परी मंडन। यहां सही जवाब होगा विकल्प डी, सो कहो वीर विपत्ति परी, ये मंडन की रचना है। और इस पंक्ति का प्रयोग आचार्य शुक्ल ने लक्षणा शब्द शक्ति के उदाहरण के रूप में प्रस्तुत नहीं किया है। प्रश्न संख्या 75 देखिए, भिन्न भिन्न शास्त्रों में बहुत से शब्द विलक्षण अर्थ देते हैं, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? विकल्प है ए, विलोम शब्द। बी, पारिभाषिक शब्द। सी, अनेकार्थी शब्द। डी, पर्यायवाची शब्द। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, पारिभाषिक शब्द। प्रश्न संख्या 76, भारतीय आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में कौन सा दोष माना है? विकल्प देख लेते हैं। ए, ग्राम्यत्व। बी, च्युत संस्कृति। सी, अप्रतित्व। या फिर डी, उक्त सभी दोष। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, अप्रतितत्व दोष। भारतीय आचार्यों ने पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग में अप्रतितत्व दोष माना है। प्रश्न संख्या 77, कविता क्या है निबंध में शुक्ल जी द्वारा उद्धृत पंक्ति डासत हो गई बीती निशा सब कबहू न नाथ नींद भरी सोयो किस कवि की है? ए, सूरदास की। बी, तुलसीदास की। सी, रहीम की। या फिर डी, कबीर की। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, तुलसीदास की। प्रश्न संख्या 78, कविता की भाषा या कविता की तीसरी विशेषता क्या है? विकल्प है ए, छंद। बी, शब्द शक्ति। सी, बिंब। या फिर डी, वर्ण विन्यास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प डी, वर्ण विन्यास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार कविता की भाषा अथवा कविता की तीसरी विशेषता वर्ण विन्यास है। प्रश्न संख्या 79, कविता क्या है निबंध के अनुसार कौन सी पंक्ति सुमेलित नहीं है? विकल्प देख लेते हैं। ए, धन्य भूमि वनपंथ पहारा जह जह नाथ गांव पांव तुम धारा तुलसी। बी, मनहु उमगी अंग अंग छवि छलके तुलसी। सी, वृंदावन बागन पे बसंत बरसों परे पद्माकर की। विकल्प डी, बनन में बागन में बगरो बसंत है देव की। तो यहाँ इन चारों पंक्तियों में से जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है, और यहाँ जो सही जवाब होगा वो होगा विकल्प डी, बनन में बागन में बगरो बसंत है। यह पंक्ति देव की नहीं है, यह पंक्ति पद्माकर की है, इसलिए ये सुमेलित पंक्ति नहीं होगी और ये वाला विकल्प हमारे इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न संख्या 80 देख लेते हैं। कविता क्या है निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को क्या माना है? विकल्प है ए, साध्य। बी, साधन। सी, लक्ष्य। डी, उपयुक्त सभी। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी, साधन। कविता क्या है निबंध में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकार को साध्य नहीं साधन माना है, और ये प्रश्न आपको कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, इसलिए इस प्रश्न को विशेष रूप से आप ध्यान रखें। यही कविता क्या है निबंध का एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न संख्या 81, निम्न में से किस कवि ने अलंकारों को प्रधानता नहीं दी है? विकल्प है ए, भरतमुनि ने। बी, भामह ने। सी, उद्भट ने। या फिर डी, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए, भरतमुनि ने। भरतमुनि ने रस की प्रधानता की ओर संकेत किया है, न कि अलंकारों की प्रधानता की ओर। प्रश्न संख्या 82, आचार्य शुक्ल और आचार्य कुंतल निम्न में से कौन से अलंकार को अलंकार की श्रेणी में नहीं मानते हैं? विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए, अनुप्रास अलंकार को। बी, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार को। सी, स्वभावाक्ति अलंकार को। या फिर डी, अतिशयोक्ति अलंकार को। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी, स्वभावोक्ति अलंकार को। क्वेश्चन नंबर 83, जिस प्रकार एक कुरूपा स्त्री अलंकार लादकर सुंदर नहीं हो सकती, उसी प्रकार प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की रमणीयता के अभाव में अलंकारों का ढेर काव्य का सजीव स्वरूप खड़ा नहीं कर सकता। उक्त कथन किस आचार्य का है?
विकल्प है ए आचार्य शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी भूषण या फिर डी देव। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प ए आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यह कथन आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। इसी संदर्भ में आचार्य शुक्ल के दो कथन और देख लेते हैं। पहला है पहले से सुंदर अर्थ को अलंकार शोभित कर सकता है। दूसरा है सुंदर अर्थ की शोभा बढ़ाने में जो अलंकार प्रयुक्त नहीं वे काव्य अलंकार नहीं, वे ऐसे ही हैं जैसे शरीर पर से उतारकर किसी अलग कोने में रखा हुआ गहनों का ढेर। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 84। कविता की आयु बढ़ाने वाला तत्व कौन सा है? विकल्प है ए शक्ति, बी बिंब विधान, सी नाद सौंदर्य, डी वर्ण विन्यास। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प सी नाद सौंदर्य। नाद सौंदर्य को कविता की आयु बढ़ाने वाला तत्व माना गया है क्योंकि तालपत्र, भोजपत्र, कागज आदि का आश्रय छूट जाने पर भी नाद सौंदर्य के कारण कविता बहुत दिनों तक लोगों की जिह्वा पर नाचती रहती है। लोग नाद सौंदर्य के कारण ही बिना अर्थ समझे भी प्रसन्नचित्त रहने पर गुनगुनाया करते हैं। प्रश्न संख्या 85। रिक्त स्थान प्रस्तुत या वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां है, कहने के खास ढंग है। इस कथन में शुक्ल जी ने किसकी ओर संकेत किया है? यानी आइए विकल्प देख लेते हैं। विकल्प ए कविता, बी अलंकार, सी रस या फिर डी छंद। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी अलंकार। अलंकार प्रस्तुत या वर्ण्य वस्तु नहीं बल्कि वर्णन की भिन्न भिन्न प्रणालियां है, कहने के खास ढंग। इस तरह से ये पूर्ण कथन हो जाएगा। प्रश्न संख्या 86 देख लेते हैं। जिस प्रकार मूर्त विधान के लिए कविता चित्र विधा की प्रणाली का अनुसरण करती है उसी प्रकार नाद सौष्ठव के लिए वह निम्न में से किसका कुछ न कुछ सहारा अवश्य लेती है? विकल्प देख लेते हैं। ए संगीत का, बी अलंकार का, सी ध्वनि का या फिर डी रस का। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी अलंकार का। प्रश्न संख्या 87। लोभियों, स्वार्थियों और खुशामदियों ने उसका अर्थात कविता का गला दबाकर कहीं अपात्रों की आसमान पर चढ़ाने वाली स्तुति कराई है, कहीं द्रव्य न देने वालों की निराधार निंदा। यह कथन कविता क्या है निबंध के किस अंश से लिया गया है? विकल्प देख लेते हैं। ए कविता की आवश्यकता, बी कविता पर अत्याचार, सी चमत्कारवाद या फिर डी भावना और कल्पना। तो यहाँ सही जवाब होगा विकल्प बी कविता पर अत्याचार। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आपने अगर अभी तक इस वीडियो के पिछले 3 भागों को नहीं देखा है तो उन तीनों वीडियोस को जरूर देखें। उन तीनों वीडियोस का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऊपर आई बटन पर भी मिल जाएगा, वहां से आप उन वीडियोस को भी देखें। और उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियोस की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।